मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी मैटर पर। दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं सेमेस्टर 2 का पॉलिटिकल साइंस मेजर 3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरस्तु की क्रांति संबंधी विचारों की व्याख्या करें। ये आपका क्वेश्चन है, अरस्तु की क्रांति संबंधी विचारों की व्याख्या करें। पिछले वीडियो में बात किया था प्लेटो के न्याय की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण करें, ये आपका क्वेश्चन था पिछले वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे अरस्तु के बारे में, ठीक है। उसके बाद इसी से रिलेटेड दोनों प्लेटो और अरस्तु से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लाएंगे। उसके बाद आगे आपका करा दिया जाएगा सारा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अरस्तु कौन थे। तो अरस्तु जो है प्लेटो का शिष्य था और प्लेटो जो है वो सुकरात का शिष्य था, ठीक है। इस तरह से सीक्वेंस था। हम लोग जानेंगे सबसे पहले परिचय को, ठीक है। परिचय में जानेंगे कि अरस्तु यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो क्रांति संबंधी विचार है अरस्तु का वो क्या था, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। कुछ जो स्टूडेंट है वो कमेंट कर रहे थे कि समझ में नहीं आया, जो शब्द लिखा हुआ है हिंदी में वो हिंदी शब्द उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, एक बात आपको बता दें कि जब आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम सारा जो भी शब्द लिखते हैं उसका एक्सप्लेन करते हैं। जो भी मुश्किल शब्द होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। आपने नहीं देखा होगा इसीलिए आपको समझ में नहीं आया। जो भी देखेंगे उनको समझ में आएगा, ये गारंटी है मेरा, ठीक है। तो ये समझते हैं। सबसे पहले परिचय को देख लेते हैं। लिखा है कि अरस्तु प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक थे। उन्होंने राजनीति और समाज के विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन किया। अब यहाँ पर जैसे कि दार्शनिक शब्द है तो दार्शनिक का मतलब होता है सोचने वाला विचारक, ठीक है, जो वैज्ञानिक की तरह सोचता है, बताता है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी विषय के बारे में। चलिए फिर से समझते हैं। अरस्तु प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक थे जिन्होंने राजनीति और समाज के विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन किया। उनकी पुस्तक पॉलिटिक्स में क्रांति को राजनीतिक अस्थिरता और शासन के परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया। उन्होंने एक किताब लिखा था, पुस्तक लिखा था जिसका नाम था पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। उसमें क्या है कि क्रांति को राजनीतिक अस्थिरता और शासन के परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है। अरस्तु ने क्रांति को समाज और शासन में असंतुलन का परिणाम माना और इसके कारण स्वरूप, परिणामों और रोकथाम के उपायों पर विस्तार से चर्चा किया। तो यहाँ पर आप जो भी लिखा हुआ देख रहे हैं, कारण का, स्वरूप, परिणाम या फिर रोकथाम के उपाय, सब कुछ को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यही जो है आपका भूमिका का भी काम करेगा और परिचय का भी। परिचय भी लिख सकते हैं या फिर भूमिका के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। आइए समझते हैं क्रांति का अर्थ क्या लिखा है। क्रांति का अर्थ, तो इसमें क्या लिखेंगे कि अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह समाज और शासन व्यवस्था में बुनियादी बदलाव को दर्शाता है। उन्होंने क्रांति को दो प्रकार में विभाजित किया है। यहाँ से हम लोग समझेंगे मेन पॉइंट को, ठीक है। यहाँ पर जो क्रांति का अर्थ है वो, क्रांति का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है, ठीक है। रेवोल्यूशन है जो क्रांति हकीकत में होता है, किसी चीज़ को बदलने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रांति का बात हो रहा है वो सत्ता से रिलेटेड है। सत्ता से रिलेटेड, जब कोई भी सत्ता परिवर्तन हो जाता है, जैसे लोकतंत्र है उसको राजतंत्र में परिवर्तन कर देंगे, या फिर जो राजतंत्र है वो राजतंत्र ही रहेगा लेकिन जो सत्ता करने वाला शासक था वो बदल दिया जाएगा। तो इस तरह का जो क्रांति है उसी के बारे में अरस्तु ने लिखा है, ठीक है। उसी को हम लोग देखेंगे। तो आइए समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि उन्होंने क्रांति के दो प्रकारों में विभाजित किया है। क्रांति को जो है दो प्रकारों में विभाजित किया। आइए देखते हैं उसी को। सबसे पहला जो है पूर्ण क्रांति, जब किसी शासन प्रणाली को पूरी तरह बदलकर दूसरी प्रणाली लागू की जाती है, जैसे राजतंत्र से लोकतंत्र में परिवर्तन। पूर्ण क्रांति का मतलब क्या है कि जब किसी शासन प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर अभी लोकतंत्र चल रहा है भारत में, कुछ समय के बाद अगर इसको बदल दिया जाए, राजतंत्र में कर दिया जाए, ऐसा होगा नहीं, पर हम ऐसे बस बता रहे हैं। उदाहरण के लिए आप मान के चलिए कि कहीं पर लोकतंत्र चल रहा है, उसको राजतंत्र में बदल दिया गया, तो वो पूरी तरह से क्या हुआ, पूर्ण क्रांति के रूप में देखा जाएगा। दूसरा जो है आंशिक क्रांति। तो आंशिक क्रांति में क्या होगा, जब शासन प्रणाली तो वही रहती है लेकिन सत्ता का हस्तांतरण एक वर्ग से दूसरे वर्ग में हो जाता है। जैसे लोकतंत्र में किसी नई सरकार का गठन, ऐसे मान सकते हैं कि लोकतंत्र में जैसे अभी किसी सरकार का, किसी भी पार्टी का सरकार है, बाद में वो बदल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आंशिक क्रांति हो जाएगा। जैसे आप समझ सकते हैं कि राजतंत्र में कोई भी राजा शासन कर रहा था, अब दूसरे वर्ग का जो है शासक वो शासन करेगा, तो ये क्या होगा, आपका आंशिक क्रांति होगा, ठीक है। दो तरह से बांटा गया था, पहला आपका पूर्ण क्रांति और दूसरा आंशिक क्रांति। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग समझेंगे क्रांति के कारण को। क्रांति के कारण क्या थे, ठीक है। तो अरस्तु ने क्रांति के कारणों को विस्तार से समझाया है। इन्हें दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा है। अरस्तु ने क्रांति का जो कारण है उसको विस्तार से समझाया, फिर उन्हें दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा है, दो अलग अलग भाग में इसको बांटा गया है। उसको देखते हैं, ठीक है। ये किसके बारे में बात करें हम लोग, तो क्रांति के कारण के बारे में, क्यों हुआ था और क्यों होता है। सबसे पहला जो है वो है सामान्य कारण, ठीक है। ये कारण किसी भी समाज या शासन प्रणाली में क्रांति को जन्म दे सकते हैं। सामान्य कारण क्या है कि ये कि समाज में या फिर शासन प्रणाली में क्रांति को जन्म दे सकता है। तो इसमें क्या क्या आता है,
सबसे पहले जो है असमानता, ठीक है। सामान्य कारण में आपका पहला जो पॉइंट है वो है असमानता। असमानता के कारण भी सामान्य कारण हो सकता है, अत्याचार और अन्याय के कारण भी हो सकता है। तो हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। तो असमानता का मतलब क्या है कि जब समाज में धन, शक्ति और संसाधनों का असमान वितरण होता है तो वह असंतोष और विद्रोह का कारण बनता है। ये कैसे होता है, ये कारण कैसे असमानता कि जब समाज में शक्ति या फिर संसाधन का असमान वितरण होगा तो वह असंतोष और विद्रोह का कारण बनेगा। जब किसी को ज़्यादा और किसी को कम मिलेगा, मान लीजिए कोई समाज या फिर कोई वर्ग है जिसको ज़्यादा मिल रहा है और अगले अगले को कम मिल रहा है, तो जिसको कम मिल रहा है वो आवाज़ उठाएगा, वो क्रांति के लिए उठेगा, विद्रोह करेगा। दूसरा जो आपका पॉइंट है अत्याचार और अन्याय, ठीक है। तो शासकों द्वारा जनता पर अत्याचार और अन्याय की प्रवृत्ति क्रांति को प्रेरित करती है। शासकों द्वारा जब जनता पर अत्याचार किया जाता है तो उसके उसके प्रवृत्ति में क्या होता है, क्रांति को प्रेरित किया जाता है, ठीक है। मतलब वो क्रांति को प्रेरित करता है अत्याचार और अन्याय के द्वारा। तीसरा जो है आपका महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा का मतलब क्या है, लालच, ठीक है। साफ साफ शब्दों में आप समझिए, महत्वाकांक्षा का मतलब है लालच, इच्छा। जब कोई वर्ग या व्यक्ति अत्यधिक सत्ता हासिल करना चाहता है तो यह क्रांति का कारण बनता है। जब भी कोई वर्ग या फिर व्यक्ति अत्यधिक सत्ता हासिल करना चाहेगा तो वो क्रांति का कारण बनेगा। चौथा पॉइंट है परंपराओं की उपेक्षा। इसमें क्या है कि समाज में प्रचलित परंपराओं और नियमों की उपेक्षा से असंतोष उत्पन्न होता है। परंपराओं का उपेक्षा किया जाएगा तो समाज में प्रचलित परंपराओं और नियमों की उपेक्षा से क्या है, असंतोष उत्पन्न होता है। किसी के भी धर्म को, किसी के भी परंपरा को ठेस पहुंचाने से भी ये सब होता है, ठीक है। दूसरा जो कारण है आपका विशेष कारण, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा सामान्य कारण को, उसके बाद हम लोग देखेंगे विशेष कारण को। तो क्या कहा है, अरस्तु ने विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट कारण बताए। अरस्तु ने विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति का जो विशिष्ट कारण बताया, ठीक है, वो क्या है। सबसे पहला है आपका राजतंत्र में क्रांति। जब शासक क्रूर और अत्याचारी हो जाता है या जब उत्तराधिकार को लेकर विवाद होता है, तो ये सब क्या है, सब विशेष कारण है, ठीक है। विशेष कारण उसमें हमने देखा अभी राजतंत्र में क्रांति, ठीक है। तो जब शासक जो है क्रूर और अत्याचारी हो जाता है या जब उत्तराधिकार को लेकर विवाद होता है तब ये विशेष कारण बनता है। दूसरा जो है आपका अरिस्टोक्रेसी में क्रांति। अरिस्टोक्रेसी में क्रांति, अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो जिसके पास ज़्यादा दिमाग है, जो शासन कर सकता है, जो अभी मतलब समझ सकते हैं आप, अभिजन या फिर अभिजात वर्ग, ठीक है। तो अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है अभिजात या फिर अभिजन वर्ग, जिसके पास बुद्धि होता है, वो अपने बुद्धि से काम करता है, शासन करना चाहता है, तो उसी को बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी में क्रांति। जब अभिजात वर्ग के बीच सत्ता का संघर्ष होता है, जब बुद्धिमानों के बीच क्या है, सत्ता का संघर्ष होगा, तब ये एक विशेष कारण बनता है। अभिजात का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है, चालाक, बुद्धिमान या फिर सद्गुणी, इस सब उत्कृष्ट, ये सब आप मान सकते हैं। तो अरिस्टोक्रेसी का मतलब वही होता है। तीसरा है आपका लोकतंत्र में क्रांति। जब जनता अत्यधिक स्वतंत्रता की मांग करती है जिससे अराजकता उत्पन्न होती है। लोकतंत्र में क्रांति कब होता है, जब जनता अत्यधिक स्वतंत्रता का मांग करता है जिससे अराजकता उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये आपका विशेष कारण था 3। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्रांति के परिणाम। क्रांति से क्या परिणाम निकलते हैं, क्रांति के क्या परिणाम होते हैं उसको, ठीक है। तो अरस्तु ने क्रांति के संभावित परिणामों का भी विश्लेषण किया है। अरस्तु ने संभावित परिणामों का भी विश्लेषण किया है। क्या इसके संभावित परिणाम हो सकते हैं उसके बारे में बताया है। तो पहला जो आपका कारण है, परिणाम है, वो है राजनीतिक अस्थिरता, ठीक है। राजनीतिक अस्थिरता, इसमें क्या होगा, क्रांति से शासन व्यवस्था अस्थिर हो जाती है जिससे समाज में अशांति फैलती है। राजनीतिक अस्थिरता हो जाएगा। क्रांति के परिणाम क्या है, तो राजनीतिक अस्थिरता। मान लीजिए कोई सत्ता पलट गया तो उसमें राजनीतिक अस्थिरता तो होगा ही। आप समझ रहे हैं ना, क्रांति, यहाँ पर क्रांति का बात हो रहा है सत्ता से रिलेटेड क्रांति का बात हो रहा है, तो राजनीतिक अस्थिरता होगा इसका परिणाम। तो क्रांति से शासन व्यवस्था अस्थिर हो जाती है जिससे समाज में अशांति फैलती है। दूसरा जो परिणाम है शक्ति का हस्तांतरण। सत्ता एक वर्ग से दूसरे वर्ग हस्तांतरित हो जाती है। सत्ता जो है, पावर जो है, वो एक वर्ग से दूसरे वर्ग में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, हस्तांतरित हो जाएगा। और तीसरा जो है नई शासन प्रणाली का उदय। कभी कभी क्रांति के परिणाम स्वरूप नई शासन प्रणाली का गठन होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो सरकार सत्ता पर है, अभी जो पावर में है, उसको हटा के नई सरकार बनाई जाती है, नई सत्ता लाई जाती है, तो नई शासन प्रणाली का भी उदय होता है, इसका परिणाम है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्रांति को रोकने के उपाय। अरस्तु ने क्रांति को रोकने के लिए कई उपाय सुझाए। अरस्तु ने क्रांति को रोकने के लिए भी कई सारे उपाय दिखाए। वो क्या है, तो सबसे पहला जो है सामाजिक समानता। समाज में धन और संसाधनों का समान वितरण क्रांति की संभावना को कम करता है।
जैसा कि हमने पहले देखा था कि जब संसाधनों का या फिर धन का असमान वितरण होगा तो उससे क्या होगा, क्रांति उत्पन्न होगा। लेकिन जब इसी चीज का उल्टा उपयोग करेंगे, मतलब समाज में अगर धन और संसाधन का समान वितरण होगा तो क्रांति जो है होने का कम संभावना रहेगा, कम होगा इससे, ठीक है। दूसरा जो उपाय है वो मध्यम वर्ग का सशक्तिकरण। जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको एम्पावरमेंट करना, मतलब उसको बढ़ाना, ठीक है। अरस्तु ने मध्यम वर्ग को समाज का सबसे स्थिर वर्ग माना। जब मध्यम वर्ग मजबूत होता है तो क्रांति की संभावना कम हो जाती है। जब मध्यम वर्ग क्या है, मजबूत होगा तो क्रांति की संभावना जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। तीसरा जो है न्याय संगत शासन। इसमें क्या है कि शासक को अपने शासन में न्याय और नैतिकता का पालन करना चाहिए। शासक जो है, जो भी राजा है या फिर जो भी सरकार है, उसको क्या अपने शासन में न्याय और नैतिकता का पालन करना चाहिए। ये सब क्रांति रोकने के उपाय हैं। आगे देख लेते हैं। चौथा जो है संविधान का सम्मान। तो संविधान का पालन सभी वर्गों द्वारा किया जाना चाहिए, तभी जाके क्या क्रांति को सही से कम कर सकेगा, क्रांति को कम किया जा सकता है। पांचवा जो है संवाद और विश्वास। तो शासक और जनता के बीच संवाद और विश्वास का वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। सरकार और जनता के बीच अगर बातचीत नहीं होगा, तालमेल नहीं बैठेगा तो क्या होगा, क्रांति उत्पन्न होगा। सरकार को अगर पसंद नहीं करेगा जनता तो निश्चित तौर पर क्रांति होगा। अगर पसंद करता है, अगर उसको चुन के बनाया है सब कोई तो पसंद करता है तो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद है अरस्तु के विचारों की प्रासंगिकता। आइए समझते हैं अरस्तु के क्रांति संबंध विचार आज भी प्रासंगिक है, ठीक है। चालू है मतलब चल रहा है, प्रासंगिक मतलब चल रहा है, मिल रहा है, ठीक है। इसमें जो पहला है विचार वो क्या है, आधुनिक राजनीति में। तो आज के जो राजनीति, आज का जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या है, असमानता, अन्याय और अत्याचार आज भी विद्रोह और क्रांति के प्रमुख कारण है। जो भी क्रांति हो रहा है उसमें सबसे पहले जो मुख्य कारण वो क्या है, तो असमानता है, अन्याय और अत्याचार जो है सब विद्रोह का, क्रांति के प्रमुख कारण है, ठीक है। आगे दूसरा पॉइंट है आपका लोकतंत्र के संदर्भ में। तो जनता की असंतोषपूर्ण स्वतंत्रता और अधिकारों की अनदेखी आज भी राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। मतलब जनता जो है अगर वो असंतोष होगा, उसकी स्वतंत्रता या फिर अधिकार को अनदेखी किया जाएगा तो राजनीतिक अस्थिरता का कारण यह बन सकता है। तीसरा जो है सामाजिक सुधार। अरस्तु का यह विचार कि मध्यम वर्ग को मजबूत बनाना चाहिए। अरस्तु का यह विचार कि जो मध्यम वर्ग, जो मिडिल क्लास है, उसको सशक्त बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। किसी भी समाज की स्थिरता के लिए आज भी महत्वपूर्ण है, और किसी भी समाज की स्थिरता के लिए ये आज भी महत्वपूर्ण है कि इस मिडिल क्लास को मजबूत बनाया जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है आलोचना। तो अरस्तु द्वारा जो भी बात किया गया था उसको विद्वानों ने कुछ आलोचना भी किया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण। सबसे पहला जो आलोचना है वो आदर्शवादी दृष्टिकोण है। वो कैसे, तो अरस्तु का समाधान अधिकतर आदर्शवादी है और व्यवहारिक रूप से लागू करना कठिन हो सकता है। मतलब अरस्तु द्वारा जो भी तर्क दिया गया, जो भी उपाय दिए गए या फिर जो भी काम किए गए वो क्या है, अधिकतर आदर्शवादी है और व्यवहारिक रूप से इसको लागू करना कठिन हो सकता है। दूसरा जो पॉइंट है आपका लोकतंत्र की सीमित स्वीकृति। उन्होंने लोकतंत्र को क्रांति के प्रति अधिक संवेदनशील बताया जो आज के संदर्भ में सही नहीं है। उन्होंने जो अरस्तु जो है उन्होंने लोकतंत्र को क्रांति के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया, सेंसिटिव बनाया। किसके प्रति, तो लोकतंत्र को क्रांति के प्रति, जो आज के संदर्भ में सही नहीं है। तीसरा जो है सामाजिक संरचना की स्थिरता। उन्होंने समाज को वर्गों में विभाजित किया जो असमानता को वैधता प्रदान कर सकता है। सामाजिक संरचना की स्थिरता मतलब उन्होंने समाज को वर्गों में विभाजित किया जो असमानता को वैधता प्रदान कर सकता है। उसके बाद आपको एक निष्कर्ष लिखना है और आपका ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, जो भी हमने ऊपर लिखा था वही, ठीक है। अरस्तु ने क्रांति के कारणों, स्वरूप और रोकथाम के उपायों पर गहन विचार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्रांति का मूल कारण समाज और शासन में असमानता और अन्याय है। उनकी यह सोच कि न्याय, समानता और मध्यम वर्ग की सशक्त क्रांति को रोकने में मदद कर सकती है आज भी प्रासंगिक है। वे राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देते हैं। साफ साफ मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो अरस्तु ने कहा था कि अगर आप जनता के साथ अन्याय करते हैं, उस पर अत्याचार करेंगे तो क्रांति की संभावना है। अगर आप जनता के साथ संसाधन का, धन का सही से उपयोग करेंगे, सही से उसका वितरण करेंगे, सही से सबको एक नज़र से देखेंगे, जो मिडिल क्लास है उसको सशक्त बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, तो आपका क्रांति का कम संभावना है, ठीक है। आप निष्कर्ष में ऐसा लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।